नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है, जिसे देखकर आपको लगा हो कि आप उनके दिल में झांक सकते हैं? क्या आपने कभी किसी की आंखों में छुपे दर्द को या उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को महसूस किया है? हम सभी में यह क्षमता है, बस हमें इसे जगाने की जरूरत है। रीड पीपल हमें सिखाती है कि कैसे लोगों को खुली किताब की तरह पढ़ा जाए। ये एक ऐसी कला है जो न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं लोगों के मन की गहराइयों में उतरने और उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए? आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको दूसरों को समझने के साथ साथ खुद को भी बेहतर ढंग से जानने में मदद करेगी। अध्याय 1, व्यवहार के पैटर्न को समझना। हर इंसान एक अनूठा व्यक्तित्व होता है, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ पैटर्न होते हैं जो उनके पिछले अनुभवों, भावनात्मक जरूरतों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं। मतलब, जो इंसान आज जैसा है, वह उसकी पिछली जिंदगी में हुए अनुभवों का नतीजा है। अगर हम किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें और समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम उनके भविष्य के कदमों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका एक दोस्त हमेशा छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप नोटिस करते हैं कि जब भी कोई उसकी किसी गलती पर ध्यान दिलाता है, तो वह बचाव में आ जाता है और बहस करने लगता है। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उसका यह व्यवहार उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो। शायद बचपन में उसे बहुत ज्यादा डांटा गया हो, या उसे ऐसा महसूस कराया गया हो कि वह कभी सही नहीं होता। इसीलिए अब जब भी कोई उसकी गलती निकालता है, तो उसका दिमाग उसे बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। अगर आपको यह पैटर्न समझ में आ जाए, तो आप पहले से ही जान सकते हैं कि अगली बार जब भी उसे उसकी गलती बताई जाएगी, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी तरह, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले ही उसे खुद परेशानी क्यों ना हो, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे अपनी वैल्यू दूसरों की खुशी में दिखती है। हो सकता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ झेला हो, जहां उसे प्यार और अपनापन तभी मिला हो जब उसने दूसरों की जरूरतों को खुद से ज्यादा अहमियत दी हो। इसलिए अब उसकी आदत बन गई है कि वह खुद को भूल कर भी दूसरों की मदद करे। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे, तो आप यह समझ सकते हैं कि वह क्यों बार बार ऐसा कर रहा है, और यह भी जान सकते हैं कि आगे भी वह इसी तरह बर्ताव करेगा। अध्याय 2, शब्दों और कार्यों के बीच का अंतर। लोगों को समझने के लिए उनके शब्दों पर ही ध्यान न दें, बल्कि उनके कार्यों को भी देखें। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और होता है। मान लीजिए, आपका कोई सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं होता, लेकिन जब भी कोई उसकी आलोचना करता है, तो वह हफ्तों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और उसके असली विचार मेल नहीं खाते। उसके कहने का मतलब है कि वह खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसे फर्क नहीं होता, लेकिन असल में उसे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाएं, तो आप पहले से ही जान सकते हैं कि अगर उसे फिर से कोई आलोचना करेगा, तो वह फिर से परेशान हो जाएगा। अध्याय 3, विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रियाएं। लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते समय हमें यह भी देखना होता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजाकिया और खुला हुआ लगता है, लेकिन काम के माहौल में बेहद शांत और गंभीर हो जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई इंसान हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे कि हर समय बहुत गंभीर रहता है या हर समय मजाक करता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका व्यवहार उसके अंदरूनी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, ना कि सिर्फ माहौल से। अध्याय 4, दिखावा और असली व्यक्तित्व। कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को ध्यान से देखें, तो उनके असली व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए, तो वह असहज हो जाता है और बात बदलने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि उसका आत्मविश्वास दिखावटी हो सकता है। अगर आप इस तरह के पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप जान सकते हैं कि कौन असली में कैसा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अध्याय 5, मनोवैज्ञानिक जरूरतें और व्यवहार।
हमारे व्यवहार के पैटर्न हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से भी जुड़े होते हैं। कुछ लोगों को यह जरूरत महसूस होती है कि वे हमेशा सही साबित हों, इसलिए वे कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। कुछ लोगों को हर समय अटेंशन चाहिए होता है, इसलिए वे बार बार कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग उनकी ओर ध्यान दें। कुछ लोगों को कंट्रोल पसंद होता है, इसीलिए वे हर चीज पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यह समझ लें कि किसी इंसान की कौन सी जरूरत सबसे ज्यादा अहम है, तो आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह से व्यवहार करेगा। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा ग्रुप में अपनी बातें सबसे पहले रखता है, तो यह उसकी यह जरूरत दिखाती है कि वह सबसे ज्यादा ध्यान पाना चाहता है। अब अगर कोई और उसकी जगह ज्यादा बोलने लगे, तो संभावना है कि वह खुद को असहज महसूस करेगा और किसी भी तरह से फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आपको यह समझने में मुश्किल नहीं होगी कि वह भविष्य में कैसे रिएक्ट करेगा। अध्याय 6, फैसलों का विश्लेषण। लोगों के फैसलों का विश्लेषण करके उनके व्यवहार को समझा जा सकता है। व्यवहार पैटर्न को समझने का एक और तरीका है लोगों के फैसलों का विश्लेषण करना। जब भी कोई बड़ा फैसला लेता है, तो वह सिर्फ तात्कालिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके पिछले अनुभव, उसके डर और उसकी इच्छाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हर बार कोई नया अवसर मिलने पर भी उसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें फेल होने का खतरा है। हो सकता है कि उसका यह डर उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो, जहां उसने कोई बड़ा रिस्क लिया हो और उसे नाकामी मिली हो। इसलिए अब वह हर रिस्क से बचना चाहता है। अगर आप इस तरह के पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह इंसान भविष्य में भी जोखिम लेने से बचेगा। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति हमेशा हर मौके को तुरंत पकड़ लेता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है, तो यह भी एक पैटर्न हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में यह सीखा हो कि मौके को तुरंत पकड़ लेना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे समझे हमेशा नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 7, संबंधों को बेहतर बनाना। लोगों के व्यवहार पैटर्न को समझने से न सिर्फ हमें उनके बारे में जानने में मदद मिलती है, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त, पार्टनर या सहकर्मी के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं, तो आप उनके प्रति ज्यादा धैर्य रख सकते हैं और उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। अध्याय 8, बदलाव का पैटर्न। लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में होता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान एक ही तरह का नहीं रहता। लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में ही होता है। अगर आप इस बदलाव के पैटर्न को भी पहचान लेते हैं, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। अध्याय 9, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव। शब्दों से ज्यादा ताकत बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव में होती है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि किसी को समझने के लिए हमें सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्दों से ज्यादा ताकत इंसान की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव में होती है। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका असली मतलब उनके हाव भाव से झलकता है। अगर हम किसी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएं, तो हम उनकी असली भावनाओं को समझ सकते हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। मान लीजिए, आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, और वह जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन अगर उसकी आवाज कुछ धीमी हो, आंखें कुछ नीचे झुकी हों और कंधे थोड़े ढीले पड़े हों, तो क्या इसका मतलब होगा कि वह सचमुच ठीक है? शायद नहीं। उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका शरीर कुछ और बता रहा है। यही कारण है कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करने के बजाय हमें लोगों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से देखना चाहिए। चेहरे के हाव भाव सबसे ज्यादा असरदार संकेत होते हैं, क्योंकि चेहरे पर इंसान की असली भावनाएं जल्दी आ जाती हैं। जब कोई खुश होता है, तो उसकी आंखें चमकती हैं, होठों पर हल्की मुस्कान होती है और चेहरा खुला खुला लगता है। वहीं जब कोई दुखी होता है, तो उसकी आंखों में भारीपन होता है, भौहें हल्की झुकी होती हैं और होंठ सख्त दिखते हैं। डर, गुस्सा, हैरानी या चिंता, हर भावना का एक अलग एक्सप्रेशन होता है, और अगर हम इसे समझने लगे, तो हमें किसी के भी मन की स्थिति का अंदाजा हो सकता है। अब मान लीजिए, आपके ऑफिस में एक सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी कोई खास व्यक्ति
कमरे में आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उसका चेहरा कुछ सख्त हो जाता है, उसकी नजरें टकराने से बचती हैं और उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बदल जाते हैं। इससे आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उसे उस व्यक्ति से वास्तव में कुछ परेशानी है, भले ही वह शब्दों में इससे इनकार कर रहा हो। बॉडी लैंग्वेज के दूसरे संकेतों में इंसान की मुद्राएं और हाव भाव शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी बात में दिलचस्पी ले रहा होता है, तो उसका शरीर सामने की ओर झुका होता है। उसकी आंखें व्यक्ति या विषय की ओर केंद्रित रहती हैं और उसकी भौहें हल्की सी ऊपर उठी होती हैं। लेकिन अगर कोई बोर हो रहा हो, तो उसकी पीठ पीछे झुक जाती है, आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और उसके हाथ शायद कहीं टिके रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वह बस समय काट रहा है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह लगातार अपने पैरों को हिला रहा है, अपनी घड़ी देख रहा है या बार बार फोन चेक कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा संकेत यह हो सकता है कि वह व्यक्ति बेचैन है या बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस तरह के छोटे छोटे संकेत हमें बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर से कुछ ना कुछ संकेत निकल ही जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई झूठ बोलता है, तो वह आम तौर पर आंखों से नजरें मिलाने से बचता है, बार बार अपनी नाक या चेहरे को छूता है, या फिर उसकी आवाज में हल्का बदलाव आ जाता है। अगर आप इन संकेतों को पकड़ने लगे, तो आप यह पहचान सकते हैं कि कब कोई सच बोल रहा है और कब नहीं। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि किसी एक संकेत को देखकर ही कोई नतीजा निकालना सही नहीं होगा। किसी की आंखें झुकी हुई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह जरूर उदास है। हो सकता है कि वह सिर्फ थका हुआ हो। किसी ने अपनी बाहें मोड़ ली हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे नाराज है। हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। इसलिए हमें हमेशा संदर्भ को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहता है, तो हमें यह देखना होगा कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा है या वह किसी खास परिस्थिति में ऐसा कर रहा है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते समय हमें अलग अलग संकेतों का समूह देखना चाहिए। सिर्फ एक संकेत को देखकर ही कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अपनी बाहें मोड़कर खड़ा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह रूखा या गुस्से में है। लेकिन अगर उसी के साथ उसकी भौहें तनी हुई हैं, होंठ थोड़े सख्त हैं और शरीर कुछ पीछे झुका हुआ है, तो यह संकेत मिलकर यह दिखा सकते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में किसी चीज से नाराज है या रक्षात्मक महसूस कर रहा है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बीच बीच में मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वह खुशी नहीं झलक रही। उसकी मुस्कान सिर्फ उसके होंठों तक सीमित है, आंखें कुछ थकी हुई दिख रही हैं और वह बार बार अपनी गर्दन को छू रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वह दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से परेशान या असहज महसूस कर रहा है। लोगों को पढ़ने की यह कला सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत फायदेमंद होती है। मान लीजिए, आप किसी मीटिंग में हैं और आपका बॉस कहता है कि उसे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह हल्की झुंझलाहट दिख रही है और उसके हाथ टेबल पर बेजान से पड़े हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वह बस औपचारिकता निभा रहा है, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अगर आप इस संकेत को पकड़ लेते हैं, तो आप समय रहते रिपोर्ट में सुधार कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर प्रभाव छोड़ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव को पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें किसी की ईमानदारी को परखने में मदद करता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके बोलने के दौरान उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, वह अपनी आंखें बार बार घुमा रहा है और उसके हाथों की उंगलियां आपस में मली जा रही हैं। यह संकेत बता सकते हैं कि वह पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना एक कला है और यह धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आता है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान देने लगे, तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि कौन से संकेत क्या दर्शाते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उनकी सामान्य आदतों को नोटिस किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर बहुत एनर्जेटिक रहता है, लेकिन किसी दिन वह चुपचाप बैठा हुआ दिखे, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है,
अगर अचानक बहुत ज्यादा हाव भाव दिखाने लगे तो यह भी असामान्य हो सकता है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपको यह अंदाजा होने लगेगा कि लोग वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। इससे ना सिर्फ आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आप दूसरों के साथ ज्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से संवाद भी कर पाएंगे। विकरण अध्याय 10 खुशी और दर्द के प्रेरक। हर इंसान के दो बड़े प्रेरक होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। हर इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई मेहनत करता है क्योंकि उसे सफलता चाहिए, कोई बचत करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता होती है, कोई किसी की मदद करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है, और कोई झूठ बोलता है क्योंकि वह किसी मुसीबत से बचना चाहता है। अगर हम यह समझ लें कि किसी इंसान को किस चीज से खुशी मिलती है और किस चीज से डर लगता है, तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आगे कैसे व्यवहार करेगा। असल में हर इंसान के दो बड़े मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। यानी लोग वही करते हैं जो या तो उन्हें अच्छा महसूस कराए या फिर उन्हें किसी तकलीफ से बचाए। अगर आप किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि वह किन चीजों की तरफ खींचता है और किन चीजों से दूर भागता है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी की प्रेरणा को समझ लेते हैं तो आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आगे कौन से फैसले लेगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में दो सहकर्मी हैं। एक हमेशा ज्यादा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा काम लेता है और अपनी हर गलती से सीखने की कोशिश करता है। दूसरा हमेशा कम से कम काम करना चाहता है, रिस्क लेने से बचता है और किसी नई जिम्मेदारी से दूर भागता है। इन दोनों के व्यवहार में बड़ा फर्क क्यों है? पहले वाले व्यक्ति को सफलता से खुशी मिलती है, शायद उसे प्रमोशन चाहिए या वह अपने काम से अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से उसे वह खुशी मिलेगी जो वह चाहता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति सफलता के डर से चलता है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता, आलोचना से बचना चाहता है और इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे उसे बाद में मुश्किल हो। अगर आप इस मोटिवेशन को समझ जाते हैं तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब इन्हें कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इनका व्यवहार कैसा होगा। पहला व्यक्ति उसे उत्साह से लेगा, जबकि दूसरा कोई बहाना बना सकता है या कम से कम जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा। अब सोचिए कि आप किसी दोस्त को कोई सुझाव देते हैं कि वह जिम जाना शुरू करे। अगर वह खुशी के मोटिवेशन से प्रेरित होता है तो वह सोच सकता है कि जिम जाने से उसकी फिटनेस अच्छी होगी, उसे अच्छा महसूस होगा और उसकी पर्सनालिटी निखरेगी। अगर वह दर्द से बचने के मोटिवेशन से प्रेरित होता है तो वह ये सोचेगा कि जिम जाने से वह बीमारियों से बच सकता है, मोटापे की दिक्कत नहीं होगी और भविष्य में हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से दूर रहेगा। दोनों लोग जिम जा सकते हैं, लेकिन उनकी वजह अलग होंगी। एक को उसमें खुशी दिखेगी और दूसरा उसमें खतरे से बचने का रास्ता। इसी तरह अगर कोई इंसान हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता है तो यह समझना जरूरी है कि उसका गुस्सा भी किसी मोटिवेशन से जुड़ा है। हो सकता है कि उसे बचपन में बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ी हो और अब वह हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता हो ताकि उसे फिर से वह संघर्ष ना पड़े। या फिर हो सकता है कि उसे अपने आत्मसम्मान की बहुत चिंता हो और जब भी उसे लगे कि कोई उसकी इज्जत कम कर रहा है तो वह गुस्से से रिएक्ट करे। अगर आप उसके गुस्से के पीछे की वजह को समझ लें तो आप यह भी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में वह गुस्सा करेगा और कैसे उसे शांत किया जा सकता है। लोगों का डर भी उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। कुछ लोग समाज में अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही कपड़े पहने, सही शब्द बोले और किसी भी सामाजिक गलती से बचें। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत सावधान होते हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा सेविंग्स पर ध्यान देते हैं, ज्यादा खर्च करने से बचते हैं और कभी भी अनावश्यक चीजों पर पैसा नहीं लगाते। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि किसी व्यक्ति के डर क्या हैं, तो आप उसके फैसलों का भी अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त हमेशा रिश्तों में बहुत सतर्क रहता है। वह किसी पर जल्द भरोसा नहीं करता, ज्यादा खुलता नहीं और किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है। हो सकता है कि वह किसी पुराने रिश्ते में बुरी तरह टूट चुका हो और अब वह फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहता। इसलिए वह कोई भी रिश्ता शुरू करने से पहले हर चीज को तोलता है ताकि वह फिर से तकलीफ से ना गुजरे। अगर आप यह समझ जाएं कि उसका व्यवहार दर्द से बचने के लिए है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि उसे भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होगा।
इसी तरह कुछ लोग दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं। वे हमेशा महंगी चीजें खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी तस्वीरें डालते हैं और अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अगर आप उनके मोटिवेशन को देखें, तो इसमें भी खुशी और दर्द का खेल है। हो सकता है कि उन्हें तारीफ और पहचान से खुशी मिलती हो, इसलिए वे अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बनाते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। या फिर हो सकता है कि उन्हें यह डर हो कि अगर वे साधारण दिखेंगे, तो लोग उन्हें कम आंकेंगे। इस डर से बचने के लिए वे हमेशा अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी ग्राहक से डील कर रहे हैं, तो क्या यह जानना जरूरी नहीं होगा कि वह किस चीज से प्रभावित होता है? अगर कोई ग्राहक उस चीज को खरीदता है जिससे उसे खुशी मिलेगी, तो आपको उसे यह बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ को कितना बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राहक सिर्फ नुकसान से बचना चाहता है, तो आपको उसे यह समझाना होगा कि अगर उसने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो उसे क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों को ही देख लीजिए। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है, तो वह या तो इस सोच से करता है कि अच्छे नंबर आएंगे और उसकी तारीफ होगी, या फिर इसलिए कि अगर वह फेल हो गया तो उसे सजा मिलेगी। यानी उसका मोटिवेशन या तो खुशी है या फिर दर्द से बचाव। अगर माता पिता यह समझ जाएं कि उनका बच्चा किस मोटिवेशन से ज्यादा प्रेरित होता है, तो वे उसे सही तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे फैसले भी इसी मोटिवेशन से चलते हैं। कोई व्यक्ति नई नौकरी इसलिए ले सकता है क्योंकि उसे उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, या फिर इसलिए क्योंकि वह अपनी पुरानी नौकरी से तंग आ चुका है। कोई व्यक्ति शादी इसलिए कर सकता है क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत है, या फिर इसलिए क्योंकि वह अकेलेपन से डरता है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि किसी का जीवन किस चीज से संचालित हो रहा है, खुशी की चाहत या दर्द से बचाव, तो आप उसके अगले कदमों का अनुमान लगा सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि वह किस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, कौन से फैसले लेगा और किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जब आप इस स्तर पर लोगों को समझने लगते हैं, तो आपकी खुद की संवाद और रिश्ते बनाने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है। अध्याय 11, मास्लो की जरूरतों का पदानुक्रम। मास्लो की जरूरतों का पदानुक्रम हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति की प्राथमिकताएं क्या हैं। हर इंसान की जरूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें, तो ये जरूरतें एक तय क्रम में चलती हैं। कुछ लोगों की सबसे बड़ी चिंता पैसा कमाना और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना होती है, जबकि कुछ लोग प्यार और रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वहीं कुछ लोग अपने करियर, पहचान और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। यह समझना कि कोई व्यक्ति किस स्तर पर है, हमें यह जानने में मदद करता है कि वह किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रेरित होगा और उसका व्यवहार कैसा रहेगा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए जरूरतों का एक क्रम बनाया, जिसे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। इसमें इंसान की जरूरतों को 5 स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे की जरूरतें सबसे बुनियादी हैं, और जैसे जैसे कोई व्यक्ति इन जरूरतों को पूरा करता जाता है, वह अगले स्तर की ओर बढ़ता है। अगर आप यह पहचान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर कहां खड़ा है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि वह किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और भविष्य में कैसे निर्णय लेगा। शारीरिक जरूरतें, इसमें खाना, पानी, नींद और बुनियादी आराम जैसी चीजें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की ये बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा करे। उसे इस समय रिश्तों या आत्मसम्मान जैसी चीजों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसका दिमाग पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह जीवित रह सके। अब सोचिए, अगर कोई इंसान खाने के लिए संघर्ष कर रहा है और आप उससे यह कहें कि उसे अपने आत्म विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या वह इसे गंभीरता से लेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अभी सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाना है। यही कारण है कि जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि उसकी जरूरतें किस स्तर की हैं। अगर कोई इंसान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, तो उसे किसी बड़ी प्रेरणा की बात करने से पहले उसकी मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। सुरक्षा की जरूरतें, इसमें नौकरी की स्थिरता, घर, सेहत और भविष्य की सुरक्षा जैसी चीजें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें पूरी हो गई हैं, तो अब वह अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे हर समय नौकरी जाने का डर बना रहता है,
तो उसकी चिंता पैसे से आगे बढ़कर सुरक्षा की हो जाती है। वह ऐसे फैसले लेगा जो उसे ज्यादा स्थिरता और सुरक्षा दें, भले ही वह ज्यादा बड़े अवसरों को ना अपनाए। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत सुरक्षित महसूस करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वह रिस्क लेने में ज्यादा सहज होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय डर में जी रहा है, जैसे कि उसे लगता है कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है या उसका घर सुरक्षित नहीं है, तो उसका व्यवहार अलग होगा। वह अपने फैसलों में सतर्कता रखेगा, बदलाव से बचेगा और किसी भी ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेगा जिससे उसकी स्थिरता को खतरा हो। सामाजिक जरूरतें। जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी और सुरक्षा की जरूरतें पूरी कर लेता है, तो वह अब रिश्तों, दोस्ती और समाज से जुड़ाव की तलाश करता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि सिर्फ पैसा और सुरक्षा ही काफी नहीं है, उसे किसी के साथ की भी जरूरत है। इसी स्तर पर लोग रिश्तों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है और आप उसे करियर में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, तो वह ज्यादा उत्साहित नहीं होगा। उसकी प्राथमिकता अभी करियर नहीं, बल्कि किसी के साथ का एहसास है। यही वजह है कि जब कोई इंसान इस स्तर पर होता है, तो उसकी प्राथमिकताएं उसके दोस्तों, परिवार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता है, तो यह समझना आसान हो जाता है कि वह इस स्तर पर है। उसे अकेले रहना पसंद नहीं और उसकी जरूरतें उन चीजों से जुड़ी हैं जो उसे अपनापन महसूस कराती हैं। अगर वह इस स्तर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह उदास या असहज महसूस करने लगेगा। आत्मसम्मान की जरूरतें। जब कोई व्यक्ति रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव से संतुष्ट हो जाता है, तो अब उसे पहचान और सम्मान की जरूरत महसूस होने लगती है। उसे अब यह चाहिए कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी सफलता को स्वीकार करें और उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाने में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उन्हें इससे सम्मान और पहचान मिलती है। इसी स्तर पर लोग ज्यादा मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है, तो उसे प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह मूल्यवान है और उसकी उपलब्धियों को सराहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा अपने काम की तारीफ चाहता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आत्मसम्मान की जरूरत के स्तर पर है। वह यह सुनना चाहता है कि उसने अच्छा किया, क्योंकि यही उसकी प्रेरणा है। आत्म साक्षात्कार। आखिरी और सबसे ऊंचा स्तर आत्म साक्षात्कार का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान और पहचान पा लेता है, तो अब वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगता है। वह सिर्फ पैसे, रिश्तों या पहचान के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और समाज में कुछ नया योगदान देना चाहते हैं। वे कला, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा और आत्म विकास जैसी चीजों में रुचि लेने लगते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है और आप उससे सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं, तो उसे यह ज्यादा प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं अब अलग हो चुकी हैं। वह सिर्फ खुद की भलाई के बारे में नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के बारे में सोचने लगा है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति मास्लो की इस जरूरतों की सीढ़ी पर कहां खड़ा है, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। किसी की जरूरतें अगर बुनियादी हैं, तो उसे सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। अगर वह रिश्तों की तलाश में है, तो उसे अपनापन चाहिए। अगर वह पहचान चाहता है, तो उसे सराहना चाहिए। और अगर वह आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है, तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसके जीवन को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ सके। जब आप इस मॉडल को अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आपको लोगों को समझने में आसानी होती है। आप यह जान पाते हैं कि कौन किस चीज से प्रेरित होगा, कौन किस तरह के फैसले लेगा और किसे किस तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आप लोगों के साथ ज्यादा गहरी समझ भी बना पाते हैं। अध्याय 12। अहंकार और रक्षा तंत्र। हर इंसान के भीतर एक अहंकार होता है जो उसे खुद को अच्छा महसूस कराने और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। हर इंसान के भीतर एक अहंकार होता है जो उसे खुद को अच्छा महसूस कराने और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी कोई चीज हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है या हमें असुरक्षित महसूस कराती है,
तो हमारा दिमाग हमें उस तकलीफ से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाने लगता है। ये तरीके डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यह पहचान सकें कि कोई व्यक्ति किस तरह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है, तो हम उसकी असली भावनाओं और डर को समझ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और हमेशा दूसरों को दोष देता है, तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच रहा हो, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान छोटिल हो सकता है। वह यह सोच भी नहीं सकता कि वह गलती कर सकता है, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान रास्ता दिखाता है, दूसरों को दोष देने का। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखने लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वह खुद को शांत और संयमित दिखाने की कोशिश करता है। जब भी कोई उसे कहता है कि वह बहुत गुस्सैल है, तो वह तुरंत जवाब देता है, मैं गुस्सैल नहीं हूं, तुम खुद बहुत चिड़चिड़ी हो। यह भी प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है, क्योंकि वह अपनी नकारात्मक भावना को स्वीकार करने की बजाय उसे दूसरों पर डाल रहा है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं, तो आप यह पहचान सकते हैं कि उसका असली डर यह है कि वह खुद को गुस्से वाला व्यक्ति मानने से डरता है। एक और आम डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। इसमें व्यक्ति किसी सच्चाई को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है, चाहे वह कितनी भी साफ क्यों ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूब चुका है, लेकिन जब भी कोई उसे इस बारे में कुछ कहता है, तो वह जवाब देता है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। यह डिनायल है। वह सच्चाई को देखने की बजाय उसे नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना उसके अहंकार के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग रैशनलाइजेशन का सहारा लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी गलतियों के लिए बहाने बना लेते हैं ताकि उन्हें बुरा महसूस ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं होता, वैसे भी यह परीक्षा बेकार थी। असल में उसे फर्क होता है, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार कर ले तो उसे निराशा महसूस होगी। इसलिए वह खुद को यह समझाने लगता है कि परीक्षा की कोई अहमियत ही नहीं थी। इस तरह वह अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है। एक और दिलचस्प डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति अपने दर्दनाक अनुभवों या भावनाओं को अपने अवचेतन मन में दबा देता है ताकि उसे इनसे ना जूझना पड़े। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बहुत डांटा गया हो, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे अपने बचपन की ये बातें याद ही नहीं रहती। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग इन कड़वी यादों को इतनी गहराई में दबा देता है कि वे सतह पर आती ही नहीं। लेकिन ये दबी हुई भावनाएं फिर भी उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है कि वह आलोचना से बहुत डरता हो या हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता हो। अगर हम यह समझ सकें कि कोई व्यक्ति किन चीजों को अपने दिमाग में दबा रहा है, तो हम यह भी जान सकते हैं कि वह किन असली डर या तकलीफों से जूझ रहा है। रिग्रेशन भी एक आम डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें इंसान किसी तनावपूर्ण स्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुराने बचपन वाले व्यवहार करने लगता है। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने पर अचानक रोने लगते हैं या कोई ऐसा तरीका अपनाने लगते हैं जो उन्होंने बचपन में अपनाया था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत दबाव में है और वह हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि वह रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हो। उसका दिमाग उसे बचपन की उस अवस्था में ले जा रहा है जब उसे अपने गुस्से के जरिए ध्यान और सहारा मिलता था। कई बार लोग डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेते हैं। इसमें इंसान अपनी असली भावनाओं को उस व्यक्ति पर नहीं निकालता जिससे वह परेशान है, बल्कि किसी और पर निकाल देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाकर घर आता है, लेकिन वह गुस्सा अपने परिवार या दोस्तों पर निकालने लगता है। उसका असली गुस्सा बॉस पर है, लेकिन चूंकि वह बॉस पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान विकल्प देता है, किसी कमजोर या सुरक्षित व्यक्ति पर गुस्सा निकालना। कुछ लोग सब्लिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी रचनात्मक या उत्पादक गतिविधि में बदल देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो सकता है, लेकिन अगर वह इस गुस्से को खेल, व्यायाम या कला में लगाता है, तो वह इसे एक अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। कई कलाकार, लेखक और खिलाड़ी अपनी भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में बदलकर
इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 13, सांस्कृतिक अंतरों को समझना। लोगों को प्रभावी ढंग से समझने की क्षमता में गहराई से प्रवेश करते हुए एक क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह है सांस्कृतिक अंतरों की जटिल दुनिया। सांस्कृतिक भेद हमारे दृष्टिकोण, मूल्यों, संचार शैलियों और व्यवहारों को आकार देते हैं, जिससे वे मानवीय बातचीत की टेपेस्ट्री का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं। सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना केवल एक अच्छी बात नहीं है, यह एक आवश्यक कौशल है, खासकर आज की तेजी से वैश्विक होती दुनिया में। विभिन्न संस्कृतियों के बीच व्याप्त बारीकियों को नेविगेट करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप गलतफहमी, गलत संचार और यहां तक कि खुले संघर्ष भी हो सकते हैं। दूसरी ओर, सांस्कृतिक अंतरों की गहरी समझ विकसित करके हम पुलों का निर्माण कर सकते हैं, सहानुभूति को बढ़ावा दे सकते हैं और मजबूत, अधिक समावेशी रिश्ते बना सकते हैं। सांस्कृतिक अंतरों के दायरे में उतरते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि संस्कृति शब्द में न केवल राष्ट्रीयता या जातीयता शामिल है। संस्कृति में मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों, कलाओं और अन्य पहलुओं का एक जटिल नेटवर्क शामिल है जो किसी विशिष्ट समूह के लोगों के जीवन को आकार देता है। इसमें भाषा, धर्म, सामाजिक मानदंड, भोजन, संगीत और कपड़े जैसे मूर्त तत्व शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह अनकहे धारणाओं, अपेक्षाओं और संचार शैलियों तक भी फैला हुआ है, जो अक्सर हमारे अवचेतन में गहराई से एम्बेडेड होते हैं। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में मूल्यों और विश्वासों की विशाल श्रृंखला में कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डालना सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियां व्यक्तिगत उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक महत्व देती हैं, जबकि अन्य सामूहिक कल्याण और सद्भाव पर जोर देती हैं। कुछ संस्कृतियों में प्रत्यक्षता और मुखरता को ईमानदार और खुले संचार के लक्षण के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य में अप्रत्यक्षता और विनम्रता को अधिक उचित और सम्मानजनक माना जाता है। कुछ संस्कृतियां समय की पाबंदी को अत्यधिक महत्व देती हैं और समय सारिणी और समय सीमा का कड़ाई से पालन करती हैं, जबकि अन्य अधिक लचीली होती हैं और एक अधिक आराम से संबंध आधारित दृष्टिकोण को अपनाती हैं। सांस्कृतिक अंतरों को समझना एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह स्वीकार करके शुरू होता है कि हमारी अपनी संस्कृति ही एकमात्र सही या सामान्य तरीका नहीं है, और यह कि अन्य दृष्टिकोण भी उतने ही वैध और मूल्यवान हो सकते हैं। इसमें उन रूढ़ियों और धारणाओं पर सवाल उठाना शामिल है जो हमारे पास अन्य संस्कृतियों के बारे में हो सकती हैं, और वास्तविक अनुभवों और जानकारियों के साथ उन्हें बदलने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना शामिल है। इसमें अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए समय निकालना, उनकी इतिहास, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना शामिल हो सकता है। इसमें उन संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करना, उनके दृष्टिकोण सुनना और उनके अनुभवों से सीखना भी शामिल हो सकता है। भाषा सीखना भी एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, क्योंकि यह न केवल संवाद करने की क्षमता में सुधार करता है, बल्कि हमें संस्कृति की अंतर्निहित मूल्यों और सोचने के तरीकों में अंतर्दृष्टि भी देता है। सांस्कृतिक अंतरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सक्रिय श्रवण और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है दूसरों को बिना निर्णय के या बाधित किए सुनने की इच्छा रखना और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करना। इसका अर्थ है उनके अनुभवों और भावनाओं के प्रति सम्मान और समझ दिखाना, भले ही हम उनसे पूरी तरह से सहमत ना हों। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने का अर्थ यह भी है कि हम अपनी स्वयं की संवाद शैली और व्यवहार के बारे में जागरूक रहें और वे दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी से बात कर रहे हैं जो अधिक अप्रत्यक्ष संस्कृति से है, तो हमें बहुत प्रत्यक्ष या मुखर होने से बचने की आवश्यकता हो सकती है और अपने संदेश को अधिक सूक्ष्म तरीके से फ्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम किसी से बात कर रहे हैं जो व्यक्तिगत स्थान को महत्व देता है, तो हमें बहुत करीब खड़े होने या बहुत अधिक छूने से बचने की आवश्यकता हो सकती है। सांस्कृतिक अंतरों को समझने की यात्रा कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमारी समझ और संवेदनशीलता विकसित होती रहेगी। इस प्रक्रिया में विनम्र, जिज्ञासु और सीखने के लिए खुले रहना महत्वपूर्ण है। गलतियां करने से डरो मत, क्योंकि वे सीखने के मूल्यवान अवसर हैं। बस अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना
उनसे सीखना और भविष्य में बेहतर करने का प्रयास करना सुनिश्चित करें। सांस्कृतिक अंतरों को स्वीकार करना और उसका सम्मान करके हम मजबूत, अधिक समावेशी रिश्ते बना सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया में योगदान कर सकते हैं। संक्षेप में, सांस्कृतिक अंतरों की गहरी समझ मानवीय बातचीत की जटिलता को नेविगेट करने और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सार्थक संबंध बनाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। अध्याय 14, प्रभावी संवाद शैलियों का निर्माण। प्रभावी संवाद शैलियों को समझना और विकसित करना लोगों को पढ़ने और समझने की कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संचार केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गैर मौखिक संकेत, सक्रिय श्रवण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता शामिल है। कुशल संचारक बनने का अर्थ है अपनी स्वयं की संचार शैली के बारे में जागरूक होना और दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए इसे अनुकूलित करने में सक्षम होना। संवाद शैलियों को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न संचार प्राथमिकताओं को पहचानना है जो व्यक्तियों के पास हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अधिक प्रत्यक्ष और मुखर संचार को पसंद करते हैं, जहां संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और बिंदु तक होते हैं। ये व्यक्ति अक्सर संवाद में दक्षता और तर्क को महत्व देते हैं और अस्पष्टता या अपरिहार्यता से निराश हो सकते हैं। दूसरी ओर, अन्य लोग अधिक अप्रत्यक्ष और विनम्र संचार को पसंद करते हैं, जहां संदेश अधिक सूक्ष्म और निहित होते हैं। ये व्यक्ति अक्सर सद्भाव और संबंधों को महत्व देते हैं और प्रत्यक्षता को टकराव या अनादर के रूप में देख सकते हैं। इन विभिन्न संचार प्राथमिकताओं के बारे में जागरूक होकर हम अपनी संवाद शैली को दूसरों की आवश्यकताओं के बेहतर अनुरूप बनाने के लिए समायोजित कर सकते हैं। यदि हम किसी प्रत्यक्ष संवादक के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हमें स्पष्ट और संक्षिप्त होने का प्रयास करना चाहिए और अपने संदेश को बकबक या अपरिहार्यता से पतला करने से बचना चाहिए। यदि हम एक अप्रत्यक्ष संवादक के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हमें अधिक संवेदनशील और विचारशील होने का प्रयास करना चाहिए और अपने संदेश को अधिक सूक्ष्म और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना चाहिए। प्रभावी संवाद के लिए सक्रिय श्रवण महत्वपूर्ण है। सक्रिय श्रवण में केवल शब्दों को सुनना ही नहीं, बल्कि वक्ता को पूरी तरह से व्यस्त करना शामिल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, उनकी भावनाओं को समझना और स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त प्रश्न पूछना शामिल है। सक्रिय श्रवण से पता चलता है कि आप वक्ता को महत्व देते हैं और वे क्या कह रहे हैं और गलतफहमी से बचने में मदद करते हैं और एक मजबूत संबंध बनाते हैं। गैर मौखिक संवाद के तत्वों में महारत हासिल करने के लिए हमें चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, आवाज के स्वर और दूसरों द्वारा भेजे गए अन्य गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, पार की हुई बाहें रक्षात्मकता का संकेत दे सकती हैं, जबकि सीधी मुद्रा आत्मविश्वास का संकेत दे सकती है। चेहरे के भाव भावनाओं का खजाना खोल सकते हैं। एक मुस्कान खुशी का संकेत देती है और एक झुर्री वाला भौं चिंता या भ्रम का सुझाव देती है। इन संकेतों के बारे में जागरूक होकर हम दूसरों के विचारों और भावनाओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न करें। गैर मौखिक संवाद में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास, अवलोकन और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। प्रभावी संवाद में भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपनी स्वयं की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने की क्षमता शामिल है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले संवादक अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने, संघर्षों को हल करने और मजबूत रिश्ते बनाने में सक्षम होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए अपनी स्वयं की भावनाओं के बारे में जागरूक होना और उनके विचारों और व्यवहारों पर उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। वकीलों के जूते में खुद को रखकर सक्रिय रूप से सुनकर और प्रतिक्रिया की तलाश करके सहानुभूति का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। स्पष्टता, संक्षिप्तता और आत्मविश्वास के साथ बोलना भी प्रभावी संचार के प्रमुख तत्व हैं। अपने विचारों को स्पष्ट और संगठित तरीके से व्यक्त करना, जटिल शब्दों या तकनीकी शब्दजाल से बचना और आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास से संवाद करने में अपने विचारों को फर्म लेकिन अभिमानी तरीके से व्यक्त करना, आंख से संपर्क बनाए रखना और एक शांत और स्थिर आवाज का उपयोग करना शामिल है। आत्मविश्वास एक संक्रामक गुण है
जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है और विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा दे सकता है। इसके अतिरिक्त संचार को संदर्भ के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियां और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग संचार शैलियों की मांग करती हैं। एक औपचारिक व्यावसायिक सेटिंग अधिक सम्मानजनक और संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है, जबकि एक आकस्मिक सामाजिक सभा अधिक आराम से और अनौपचारिक दृष्टिकोण की अनुमति दे सकती है। सांस्कृतिक बारीकियों को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संचार शैलियां संस्कृतियों के बीच काफी भिन्न हो सकती हैं। प्रत्यक्षता, शारीरिक भाषा और चुप्पी से संबंधित सांस्कृतिक मानदंडों के बारे में जागरूक होने से गलतफहमियों को रोकने और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। अंत में खुला और ईमानदार प्रतिक्रिया के लिए उत्सुक होना प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रतिक्रिया की तलाश करने से व्यक्ति अपने संचार शैली की ताकत और कमजोरियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। रचनात्मक प्रतिक्रिया का स्वागत करना और रक्षात्मकता से बचना महत्वपूर्ण है। सक्रिय रूप से सुनने, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछने और अपनी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त करने का प्रयास करें। प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत विकास और सुधार के अवसर के रूप में देखें। प्रभावी संवाद शैलियों का निर्माण एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसके लिए अभ्यास, प्रतिबिंब और सीखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। संवाद प्राथमिकताओं के बारे में जागरूक होकर, सक्रिय श्रवण का अभ्यास करके, गैर मौखिक संवाद में महारत हासिल करके, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करके, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बोलकर, संदर्भ के प्रति संवेदनशील होकर और प्रतिक्रिया की तलाश करके, हम दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और मजबूत, अधिक सार्थक रिश्ते बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 15, धारणाओं से बचना। धारणाओं और अनुमानों से बचना मानव संपर्क और समझ की कला में महारत हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। हम सभी के पास अपनी स्वयं की पूर्वाग्रह, रूढ़ियां और धारणाएं होती हैं, जो हमारे विचारों और दूसरों के साथ बातचीत को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम धारणाएं बनाते हैं तो हम आवश्यक जानकारी के साथ लोगों का सही आकलन करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, और इस प्रकार गलतफहमी, गलत संचार और टूटे हुए रिश्तों को जन्म देते हैं। धारणाओं से बचने का पहला कदम अपनी स्वयं की पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होना है। हम सभी के पास बेहोश पूर्वाग्रह होते हैं, जो रवैया या रूढ़ियां हैं, जो हम लोगों या समूहों के बारे में रखते हैं, बिना इसके बारे में जागरूक हुए। ये पूर्वाग्रह हमारे परवरिश, हमारे अनुभवों और उस संस्कृति से प्रभावित हो सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। अपनी स्वयं की पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होने के लिए अपने विचारों और विश्वासों पर चिंतन करना और उन क्षेत्रों की तलाश करना महत्वपूर्ण है जहां आपके पास नकारात्मक या रूढ़िवादी विचार हो सकते हैं। अपनी पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और दूसरों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों और सीखने के लिए खुला रहकर हम उन पर काबू पाने और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनने के लिए काम कर सकते हैं। धारणाओं से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम दूसरों के बारे में जल्दी निर्णय लेने से बचें। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अक्सर कुछ सेकंड के भीतर उनके बारे में निर्णय लेते हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो वे कहते हैं, उसके आधार पर। ये निर्णय अक्सर अचेतन पूर्वाग्रहों और धारणाओं पर आधारित होते हैं और गलत हो सकते हैं। दूसरों के बारे में निर्णय लेने से बचने के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई एक अद्वितीय व्यक्ति है, और यह कि आप केवल उनके पहले प्रभाव के आधार पर किसी के बारे में नहीं जान सकते हैं। लोगों को जानने और यह जानने के लिए समय निकालें कि वे कौन हैं, उनके मूल्यों, उनके विश्वासों और उनके अनुभवों पर सवाल पूछें। सक्रिय श्रवण भी धारणाओं से बचने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब हम सक्रिय रूप से दूसरों को सुनते हैं तो हम उनकी बातों पर ध्यान देते हैं और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। सक्रिय श्रवण में गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना और अपनी स्वयं की राय या निर्णयों को बाधित करने या लागू करने से बचना शामिल है। सक्रिय रूप से सुनकर हम दूसरों के बारे में अधिक जान सकते हैं और उन धारणाओं से बच सकते हैं जो हमने उनके बारे में बनाई हो सकती हैं। स्पष्ट प्रश्न पूछना भी लोगों के बारे में धारणाओं से बचने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप किसी के इरादों, प्रेरणाओं या विश्वासों के बारे में अनिश्चित हैं, तो व्याख्या करने या अनुमान लगाने के बजाय स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछने से न डरें। स्पष्ट प्रश्न पूछकर
आप दूसरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और गलत फहमियों से बच सकते हैं। अनुमान लगाने से बचने के लिए आपको उन पर चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें तब त्यागना चाहिए जब सबूत बताते हैं कि वे गलत हैं। जब आप किसी के बारे में धारणा बनाते हैं, तो खुद से पूछें कि आप यह धारणा क्यों बना रहे हैं। क्या यह किसी पिछले अनुभव पर आधारित है? क्या यह किसी रूढ़ि पर आधारित है? क्या ऐसे अन्य स्पष्टीकरण हैं जो अधिक संभावना है? एक ही समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहने से बचने के लिए अपने समाधानों की व्याख्या की एक श्रृंखला विकसित करें। यदि आप पाते हैं कि आपकी धारणा सही नहीं है, तो इसे छोड़ दें और एक नई धारणा बनाने के लिए तैयार रहें। सहानुभूति का अभ्यास करना भी धारणाओं से बचने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सहानुभूति का अर्थ है खुद को किसी और के जूते में रखना और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करना। जब हम सहानुभूति का अभ्यास करते हैं, तो हम यह समझने की अधिक संभावना रखते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जो वे करते हैं, और उनके बारे में निर्णय लेने की संभावना कम होती है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम सभी के पास अपने स्वयं के अनुभव, अपने स्वयं के संघर्ष और अपनी स्वयं की ताकत और कमजोरियां हैं। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें इसे ध्यान में रखने और करुणा, सम्मान और समझ के साथ उनके साथ व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष: लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उनके व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। उनके पिछले अनुभवों, उनकी इच्छाओं, उनके डर और उनकी जरूरतों को समझना होगा। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, प्रेरणाएं और डिफेंस मैकेनिज्म को जानकर हम लोगों को गहराई से समझ सकते हैं और उनके भविष्य के फैसलों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्षमता हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें बेहतर संवाद करने में मदद करती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज रीड पीपल की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस विचारोत्तेजक ऑडियो बुक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम दूसरों के व्यवहार के पैटर्न को समझ सकते हैं और कैसे हम उनकी भावनाओं और इरादों का अनुमान लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में आपका मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और प्रभावी ढंग से संवाद करने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और शब्दों के पीछे छिपे संदेशों को समझें, कैसे उनकी प्रेरणाओं और डर को पहचानें और कैसे उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों का अंदाजा लगाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि बेहतर इंसान कैसे बने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कैसे बढ़ाएं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, हर इंसान एक खुली किताब है, बस हमें उसे पढ़ने का तरीका सीखना है। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको लोगों को समझने और उनके साथ बेहतर संबंध बनाने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा दूसरों को समझने और उनके साथ जुड़ने के लिए प्रयासरत रहिए। याद रखें, बेहतर समझ से बेहतर रिश्ते बनते हैं।